नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्व, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, यानी डीपीएसपी। इनका शॉर्ट नाम क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भाग 4 में दिए हुए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में इनको रखा गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भारतीय संविधान में ये क्यों रखे गए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। डीपीएसपी भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से ये तत्व लिए गए हैं, इनकी प्रकृति क्या है और 36 से 51 तक क्या क्या प्रावधान इनमें रखे गए हैं, कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। इन चारों बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी की उत्पत्ति की, कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों रखा गया, क्यों उनको मूल अधिकारों के साथ नहीं रखा गया, उनको अलग से एक भाग और अनुच्छेदों में क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण रहे थे। सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को अपन जानेंगे, उसके बाद में इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को रखने के 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला, संविधान निर्माताओं के आदर्श और उद्देश्यों को, और दूसरा मूल अधिकारों को, और तीसरा जो कारण है वो माना जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का, जिसको आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, भारत शासन अधिनियम। डीपीएसपी की उत्पत्ति के पीछे ये 3 प्रमुख तत्व माने जाते हैं, जिस पर एक एक पर हम तीनों पर चर्चा करेंगे। और जब मूल अधिकारों की बात करेंगे तब हम उस समिति की भी चर्चा करेंगे जिस समिति की सिफारिश पर डीपीएसपी को संविधान में रखा गया था। तो इन्हीं की चर्चा के दौरान जो भी संविधान सभा के तथ्य हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श और उद्देश्यों की हम बात करते हैं। तो संविधान में ऐसे कौन से आदर्श और उद्देश्य थे जिसके कारण संविधान में एक नया भाग जोड़ना पड़ा नीति निर्देशक तत्व के नाम से? तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में वो आदर्श और उद्देश्य रखे गए हैं जिनको हमारे संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते थे। और ऐसे कौन से आदर्श थे? जैसे वो एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे, वो समाज में विषमता समाप्त करना चाहते थे, शोषण को समाप्त करना चाहते थे, गरीबी को ख़त्म करना चाहते थे और अन्य अभावों से हमारे लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते थे। और एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण करना चाहते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो प्राप्त कर सके, और ऐसी बाह्य परिस्थितियां तैयार कर सके जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके और अपने जीवन स्तर को उच्च बना सके। इस प्रकार के उद्देश्य भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारे सामने संविधान निर्माण करते समय रखे गए थे। तो ये सारे उद्देश्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। भारत के आज़ाद होते ही हमें स्वतंत्रता मिल गई और मताधिकार मिल गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जो उद्देश्य और आदर्श हमारे सामने रखे थे वो अभी भी जनता की पहुंच से दूर थे। यानी लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार आज़ादी के साथ नहीं मिले थे। आज़ादी के साथ क्या मिला? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिल गई, धर्म की स्वतंत्रता मिल गई, विधि के समक्ष समानता का अधिकार मिल गया। लेकिन कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति वृद्ध है,
कोई व्यक्ति बीमार है, कोई अक्षम है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुए थे। और इन अधिकारों को क्या बोलते हैं? सामाजिक और आर्थिक अधिकार बोलते हैं। तो आज़ादी के साथ लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिले थे। आज़ादी के साथ हमें क्या मिले? सिर्फ राजनीतिक अधिकार मिले। तो इन्हीं सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमारी प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए थे उनको व्यवहारिक रूप देने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, डीपीएसपी के नाम से, नीति निर्देशक तत्व के नाम से। और इसी पार्ट में जिन उद्देश्यों की हमने चर्चा की है, जिन सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की अभी हमने बात की है, वो सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार जनता को दे दिए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए और संविधान निर्माताओं के आदर्श और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व का पार्ट भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसी प्रकार का ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना है कि हमारा संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और नीति निर्देशक तत्व उस सामाजिक क्रांति के दस्तावेज के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन बन जाता है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, काम का अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, लोगों को रोजगार दिया गया है, जीवन स्तर उनका ऊपर उठाया गया है। तो इस प्रकार के अधिकार लोगों को दिए गए हैं। दुर्बल वर्ग जैसे एसटी, एससी, इनके उत्थान के प्रावधान किए गए हैं, उनको सामाजिक अन्याय, सामाजिक शोषण से बचाने के प्रावधान हमारे डीपीएसपी में किए गए हैं। तो हमारे संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में लोगों की भलाई के अनेक काम किए गए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, इस प्रकार के काम किए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना करते हैं? लोक कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करते हैं, तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि कोई राज्य अगर अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है, रोजगार देता है, बिजली, सड़क, पानी यानी मूलभूत आवश्यकताएं अगर प्रदान करता है, पेंशन देता है, छात्रवृत्ति देता है, तो इस प्रकार का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और हमारे डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व ये सारे अधिकार लोगों को देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और इस प्रकार के अधिकार जब लोगों को प्राप्त होंगे तो उनको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। भाई राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति तो हमें मूल अधिकारों के माध्यम से होती है। मूल अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र कैसे प्राप्त होता है? भाई मूल अधिकार हैं तो हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हम कोई पार्टी बना सकते हैं, हम सरकार के विरुद्ध धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार के अधिकार हमें मूल अधिकारों में दिए गए हैं, तो मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और डीपीएसपी किसकी स्थापना करते हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है भाई सामाजिक रूप से समानता स्थापित कर देना, विषमता और भेदभाव का अभाव करना, विषमता और भेदभाव को समाप्त कर देना। और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है सभी लोगों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना। तो इसलिए डीपीएसपी ये दोनों ही काम करते हैं, समाज में समानता स्थापित करते हैं और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए डीपीएसपी क्या स्थापित करते हैं? भारत में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं।
भाई 1935 का जो संविधान था भारत का, भारत शासन अधिनियम था, और भारतीय संविधान में किस चीज़ का अंतर है? सिर्फ मूल अधिकार और डीपीएसपी का अंतर है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो भारत में पुलिस राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान भारत में किसकी स्थापना करता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। पुलिस राज्य क्या होता है? जो सिर्फ लोक व्यवस्था बनाए रखता है और लोगों की सुरक्षा करता है। बाकी कोई बीमार है, शिक्षा नहीं मिल रही है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो राज्य को कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा राज्य पुलिस राज्य होता है। और हमारा देश का जो राज्य है, हमारा देश है, वो कैसा राज्य है? लोक कल्याणकारी राज्य है, जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये दोनों तथ्य आपको पता होने चाहिए। नीति निर्देशक तत्व कौन से राज्य की स्थापना करते हैं भारत में? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत में किसकी, कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार कौन से लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और डीपीएसपी में राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। वे जो तानाशाही शासन व्यवस्था होती है उसमें तो लोगों के कर्तव्य राज्य के प्रति होते हैं, और जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें राज्य के कर्तव्य लोगों के प्रति होते हैं। तो डीपीएसपी क्या बताते हैं? राज्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी हमें देते हैं कि राज्य को नीति बनाते समय या शासन चलाते समय कौन कौन से आदर्शों का, कौन कौन सी नीतियों का पालन करना है। तो डीपीएसपी राज्य के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसलिए डीपीएसपी हमारे संविधान में आदर्श और उद्देश्यों के कारण जोड़े गए थे। दूसरी बात हमने कही थी कि डीपीएसपी मूल अधिकारों के कारण जोड़े गए थे। तो इस बात को भी समझ लेते हैं। इस बात को समझते हुए ही हमें डीपीएसपी किस समिति के द्वारा संविधान में लाए गए थे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दूसरी बात करते हैं हम, मूल अधिकारों के कारण डीपीएसपी को जोड़ा गया। तो आप जानते हो संविधान का निर्माण अनेक समितियों के माध्यम से किया गया था, लेकिन डीपीएसपी के लिए कोई अलग से समिति नहीं बनी थी। तो फिर डीपीएसपी की सिफारिश कौन से समिति के द्वारा दी गई थी? तो आप जानते हो हमारे संविधान में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति का गठन किया गया था? सलाहकार समिति, या इसको परामर्श समिति भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और ये समिति ऐसी थी जिसका कैबिनेट मिशन में ही प्रावधान किया हुआ था। कैबिनेट मिशन जिसके तहत भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इस सलाहकार समिति के नीचे 5 उप समितियों का गठन किया गया था, जिसको हमने संविधान निर्माण के दौरान देखा था। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण समिति थी मूल अधिकार उप समिति। सलाहकार समिति के नीचे मूल अधिकारों पर रिपोर्ट देने के लिए मूल अधिकार उप समिति का गठन किया गया था। मूल अधिकार उप समिति। और इस मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में जो उप समिति बनी थी उनको मूल अधिकारों पर रिपोर्ट देनी थी। जेबी कृपलानी ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से बहुत सारे मूल अधिकारों का मसौदा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को सौंप दिया। क्योंकि नया नया संविधान बन रहा था, सब में जोश था और सब ने बड़े जोश के साथ काम किया। तो जेबी कृपलानी ने बहुत सारे अधिकार लाके बी.एन. राव के सामने रख दिए। और बी.एन. राव के सामने जब बहुत सारे अधिकार लाके रखे तो अधिकारों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। तो ज़्यादा अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए राज्य के पास ज़्यादा संसाधन होने चाहिए, राज्य के पास आर्थिक संसाधन अच्छे होने चाहिए, राज्य का प्रशासनिक तंत्र कुशल होना चाहिए। तो इस प्रकार की समस्याएं भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने आई थी। क्योंकि अधिकार ज़्यादा हो गए थे, उनको क्रियान्वित करवाने में कठिनाइयाँ आ रही थी। तो बी.एन. राव ने कहा कि ये जो अधिकार हैं इनको 2 पार्ट में हमें बांट देना चाहिए।
भाई मूल अधिकार उप समिति की रिपोर्ट जो आई वो रिपोर्ट किसको दी गई थी? बी.एन. राव को दी गई थी। और बी.एन. राव ने इन अधिकारों को कितने भागों में बांटने की सलाह दी थी? बी.एन. राव ने मूल अधिकारों को 2 भागों में बांटने की सलाह दे दी। एक तो जिसको वाद योग्य अधिकार कहेंगे और दूसरे अवाद योग्य अधिकार कहेंगे। जे.बी. कृपलानी के द्वारा अधिकारों की जो रिपोर्ट बी.एन. राव को सौंपी गई थी उसमें अधिकारों की संख्या ज़्यादा थी और उन सभी अधिकारों को क्रियान्वयन करवाना संभव नहीं था। क्रियान्वयन करवाने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। इसके कारण बी.एन. राव ने कहा कि इन अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक प्रकार के अधिकारों को तो वाद योग्य बना दिया जाए और दूसरे प्रकार के अधिकारों को अवाद योग्य बना दिया जाए। जिन अधिकारों को देने में राज्य को कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है ऐसे अधिकार तो वाद योग्य अधिकार में रख देने चाहिए। तो जो मूल अधिकारों वाला पार्ट है भाग 3 उसको तो कहाँ रख दिया? वाद योग्य भाग में रख दिया। मूल अधिकारों को तो कहाँ रख दिया? वाद योग्य भाग में रख दिया। यानी भाग 3 था संविधान का, उसको तो कहाँ रख दिया? वाद योग्य भाग में। और अन्य अधिकार जिनको देने में राज्य को आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता पड़ रही थी, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ रही थी, जिनको वो उसी समय देने में सक्षम नहीं थे, ऐसे अधिकारों को भविष्य में जनता को देने के लिए अवाद योग्य वाले पार्ट में रख दिया। और उनको क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जो भाग 4 में रखे गए हैं। तो उन भाग 4 में जो अधिकार दिए गए हैं जनता को, या जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, उनको कौन सी श्रेणी में रख दिया? अधिकारों की अवाद योग्य श्रेणी में रख दिया गया। तो यहाँ तक आपके बात क्लियर हो गई होगी कि मूल अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसी समिति ने डीपीएसपी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि बी.एन. राव के द्वारा जो अधिकार मूल अधिकार उप समिति से प्राप्त हुए थे उनको 2 भागों में बांटने की सलाह दी थी। एक में वाद योग्य अधिकार रखा जिनको तुरंत दे सकते थे, और जिनको भविष्य में देने का वादा किया गया उनको अवाद योग्य अधिकारों में रख दिया। अब सवाल आता है इनके नाम का कि ये डीपीएसपी नाम क्यों पड़ा, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। जो मूल अधिकारों की उप समिति थी इन्होंने अपनी 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। एक रिपोर्ट तो मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्तुत की थी 29 अप्रैल 1947 को, जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान थे। इसी समिति ने एक रिपोर्ट 30 अगस्त 1947 को प्रस्तुत की थी। 30 अगस्त 1947 को किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मूल अधिकार उप समिति ने ही प्रस्तुत की थी। और इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दूसरी, उसको पूरक रिपोर्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मूल अधिकारों की पूरक रिपोर्ट बोलते हैं। और इस पूरक रिपोर्ट में एक शीर्षक रखा गया था शासन संबंधी मौलिक सिद्धांत। इसी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट का क्या शीर्षक रखा गया था? शासन संबंधी मौलिक सिद्धांत। शासन संबंधी मौलिक सिद्धांत इस रिपोर्ट का जो पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मूल अधिकार उप समिति के द्वारा, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? शासन संबंधी मौलिक सिद्धांत नाम से एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये रिपोर्ट जब ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपी गई थी तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन सिद्धांतों को क्या नाम दे दिया? नीति निर्देशक तत्व नाम दे दिया गया। नीति निर्देशक तत्व ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा इनको नाम दिया गया था। तो आपके बात ये समझ में आ गई होगी कि जो पूरक रिपोर्ट थी मूल अधिकारों की, जिसका नाम था शासन संबंधी मौलिक सिद्धांत, इसका नीति निर्देशक तत्व नाम किसने रखा था? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा रखा गया था। और इन्हीं को ही भाग 4 में अवाद योग्य वाले अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। तो इस प्रकार आपकी ये बात भी क्लियर हो गई होगी
कि डीपीएसपी के लिए अलग से कोई कमेटी नहीं थी। डीपीएसपी की सिफारिशें भी किसके द्वारा दी गई थी? मूल अधिकार उप समिति के द्वारा दी गई थी। और किस शीर्षक के अंतर्गत दी गई थी? शासन संबंधी मौलिक सिद्धांतों के शीर्षक के अंतर्गत दी गई थी। तो ये बात भी अब समझ में आ गई होगी कि मूल अधिकारों के कारण डीपीएसपी कैसे संविधान में शामिल हुए, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकार बीएन राव को सौंपे गए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उनको क्रियान्वित कराने में कठिनाइयाँ थी, इसलिए एक भाग डीपीएसपी के नाम से संविधान में अलग से जोड़ने की प्रावधान कर दिए गए। इसलिए हमने कहा था कि डीपीएसपी की उत्पत्ति मूल अधिकारों के कारण भी हुई थी। तीसरी बात हमने कही थी कि उत्पत्ति का तीसरा कारण क्या है? उत्पत्ति का तीसरा कारण है भारत शासन अधिनियम 1935। भाई डीपीएसपी का एक आधार भारत शासन अधिनियम 1935 में भी पाया जाता है। 1935 में ऐसा कौन सा तत्व था जो डीपीएसपी का आधार माना जाता है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुदेश प्रपत्र नाम से एक प्रावधान था। अनुदेश प्रपत्र या इसको निर्देश प्रपत्र भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनको क्या बोलते हैं? अनुदेश प्रपत्र या निदेश प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थे? भारत में शासन करने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नर को ब्रिटिश महारानी के द्वारा समय समय पर जो शासन करने के लिए निर्देश भेजे जाते थे उनको क्या बोलते हैं? निर्देश प्रपत्र, अनुदेश प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहे जाते हैं, जिसमें महारानी उनको बताती थी कि आपको भारत का शासन किस प्रकार करना है। तो इनको क्या बोलते हैं? अनुदेश प्रपत्र बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हालांकि महारानी इसमें कहती थी, जब उनको निर्देश भेजती थी कि आपको भारत में समानता स्थापित करनी है, भारत में विषमता खत्म करनी है, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए था विश्व में कि हम भारत में शासन भारत की भलाई के लिए कर रहे हैं, न कि उनका शोषण करने के लिए कर रहे हैं। तो जो अनुदेश प्रपत्र हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में, वो भारत में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मुख्य आधार भी बन जाते हैं। इसी प्रकार की भावना हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जाहिर होती है। भाई नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिए जाने वाले वे निर्देश हैं। जब सरकार के पास संविधान से अधिकार होंगे तो वो उन अधिकारों को किस प्रकार से प्रयोग में लाएगी, वो सरकार लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार की नीति बनाएगी, तो उसके संबंध में निर्देश देने के लिए हमारे संविधान में ये नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का एक बेस या एक आधार कहाँ पाया जाता है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या अनुदेश प्रपत्र या निर्देश प्रपत्र में पाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व इस यहाँ से लिए गए हैं, बस ये एक उनका बेस है। तो भारत में डीपीएसपी के उत्पत्ति के 3 मुख्य कारण हमने बता दिए, जिसमें इन्हीं बातों की भी हमने चर्चा कर ली। अब हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। प्रकृति देखने से पहले हम उनका प्राप्ति का स्रोत देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को भारत में कहाँ से लिया गया है। तो भारत में कहाँ से लिया गया है? भारत में डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी भारत में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने खुद ने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से, स्पेन के संविधान से लिए थे। लेकिन परीक्षा में प्रश्न आता है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? उत्तर क्या आएगा? आयरलैंड से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटा तथ्य है लेकिन याद होना चाहिए। फिर देखते हैं इनकी प्रकृति, नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या है।
तो नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति का पता हमें अनुच्छेद 37 को देखने पर लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में इनकी प्रकृति दी हुई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 37 में। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि इस भाग के तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। यानी इस भाग के तत्व क्या हैं? अवाद योग्य हैं। इस भाग का मतलब भाग 4 में जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या हैं? अवाद योग्य हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं, या इसको बोल सकते हैं अधिशासी पूर्ण नहीं हैं। अधिशासी पूर्ण नहीं हैं। तीनों बातों का एक ही अर्थ है, अवाद योग्य कह दो, या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या अधिशासी पूर्ण नहीं है, यानी इन्फोर्सेबल नहीं है। कहाँ? न्यायालय में। तो इस बात का मतलब क्या होता है? देखो, इससे पहले हमने मूल अधिकार पढ़े थे, वो तो क्या थे? वाद योग्य थे, उनको तो हम न्यायालय में ले जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में अनुच्छेद 37 में ही लिखा है कि इस भाग में जो तत्व दिए गए हैं वो अवाद योग्य हैं। तो इस बात का अर्थ क्या है? देखो, इसके दो मतलब हैं। पहला क्या है कि हम किसी नीति निर्देशक तत्व में जो अधिकार दिए गए हैं, वह डीपीएसपी में हमें अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे काम का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अच्छे जीवन स्तर का दिया हुआ है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, आजीविका का अधिकार दिया गया है। ऐसे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन सरकार अगर हमें ऐसे अधिकार नहीं दे, हमारे लिए स्कूल नहीं बनाए, हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं बनाए, हमारे को उच्च जीवन स्तर नहीं दे, तो भी हम उनको लेने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। तो पहली बात हो गई कि डीपीएसपी में अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी डीपीएसपी को लागू करवाने हेतु हम न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय में नहीं जा सकते। तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरा अर्थ क्या है? देखो, दूसरा है कि सरकार अगर कोई कानून बनाए, वे सरकार आपको पता है कई प्रकार के कानून या विधियां बनाती हैं, और कोई विधि डीपीएसपी का उल्लंघन कर रही है, तो आप उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि सरकार के द्वारा बनाई गई विधि डीपीएसपी का उल्लंघन कर रही हैं। यानी न तो आप डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते, न सरकार के द्वारा किसी विधि से डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है तो इस आधार पर उस विधि को न्यायालय में चुनौती दे सकते। तो कहने का मतलब एक ही है कि डीपीएसपी से संबंधित किसी बात के लिए हमें न्यायालय में नहीं जा सकते। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? अवाद योग्य कहा गया है, या न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अधिशासी पूर्ण नहीं है। तो डीपीएसपी की प्रकृति आए सवाल तो क्या लिखोगे? अवाद योग्य। ठीक है। दूसरा देखो, अवाद योग्य है यानी न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या है? ये वैधानिक नहीं है, बल्कि इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अब नैतिक है। प्रकृति कैसी हो सकती है? नैतिक। कानूनी तो है नहीं, क्योंकि कानून का तो सहारा ले नहीं सकते, इसलिए प्रकृति कैसी होगी? अवाद योग्य बोल सकते हैं, नैतिक भी बोल सकते हैं। दूसरी बात देखो, मूल अधिकार हमने देखा था, उसमें हमें आज़ादी दी हुई है, समानता का अधिकार दिया हुआ है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो आपने कभी नोट किया है क्या कि हमारी बोलने में राज्य क्या मदद कर रहा है? घूमने फिरने में राज्य हमारी क्या मदद कर रहा है? हमें किराया थोड़ी दे रहा है, हमें पैसे थोड़ी दे रहा है कि आप फलानी जगह घूम के आ जाओ, आप बोल लो, आप इस धर्म को मान लो। और दूसरी तरफ देखिए, डीपीएसपी में हमें शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, यानी हमारे लिए स्कूलें खोली जा रही हैं, हमारे लिए नरेगा चलाया जा रहा है यानी रोज़गार दिया जा रहा है, हमारे लिए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, हमारे को मकान बना के दिए जा रहे हैं,
हमारे को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जा रही है। तो डीपीएसपी में तो सरकार हमें कुछ दे रही है ताकि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, जबकि मूल अधिकार में सरकार हमें कुछ देती नहीं है। तो जहाँ सरकार हमें कुछ देती है उनको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक अधिकार बोलते हैं। जबकि मूल अधिकार में सरकार हमें कुछ देती नहीं है, हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा करती है, और मूल अधिकार राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए मूल अधिकारों की प्रकृति तो कैसी है? नकारात्मक है, जबकि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। सकारात्मक प्रकृति क्यों है? क्योंकि डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य हमें बहुत सारे अधिकार दे रहा है। हमारे लिए स्कूल भी खोल रहा है, हॉस्पिटल भी खोल रहा है, कानूनी सहायता यानी हमें वकील भी दे रहा है। इस प्रकार बहुत सारी सहायता राज्य के द्वारा हमें दी जाती है। हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए राज्य के द्वारा विशेष संरक्षण हमारा किया जाता है। इसलिए डीपीएसपी की प्रकृति कैसी हो जाएगी? सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। हालांकि कुछ मूल अधिकार सकारात्मक भी हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रकृति कैसी है मूल अधिकार की? नकारात्मक ही है। लेकिन डीपीएसपी कैसे हैं? इसकी प्रकृति आ जाए तो अवाद योग्य हो गई, अवाद योग्य हो गई तो नैतिक अपने आप ही हो गई। दूसरी क्या है? सकारात्मक प्रकृति के हैं। और डीपीएसपी नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य बताता है हमें। नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य की जानकारी देता है। राज्य के कर्तव्य बताता है किसके प्रति? नागरिकों के प्रति। डीपीएसपी के द्वारा राज्य के कर्तव्यों को बताया गया है। अच्छा, एक बात को और आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अवाद योग्य बनाया गया है डीपीएसपी में जो अधिकार दिए गए, इनको भाग 3 में भी तो रख सकते थे। भाई बी.एन. राव ने इनके लिए एक अलग पार्ट का निर्माण करने की सलाह क्यों दी थी? अवाद योग्य भाग में क्यों रखा था? क्योंकि अगर इनको वाद योग्य भाग में रख देते तो भारत की उस समय ऐसी परिस्थिति तो थी नहीं कि इनको वो लागू करवा देता। परिस्थिति क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी, भारत में प्रशासनिक तंत्र कुशल नहीं था, भारत में विविधता और क्षेत्रीय विषमता बहुत ज़्यादा थी। तो इन कारणों से डीपीएसपी को अवाद योग्य पार्ट में रखा और उनको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया था। इसलिए इनको अवाद योग्य पार्ट के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि उस समय भारत की ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इन अधिकारों को वो उसी समय दे दे। इनको भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो ये अधिकार भी जनता को दे दिए जाएंगे, और सरकार के द्वारा समय समय पर अधिकार हमें प्रदान किए भी जा रहे हैं। तो ये हो गई इनकी प्रकृति। अब हम हमारे मूल पार्ट पर चर्चा करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब इसमें जो सवाल आते हैं वो एक तो मिलान वाले आते हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ, इधर 40 दे दिया, इधर दे दिया कि पंचायतों का गठन, निःशुल्क विधिक सहायता, 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ऐसे मिलान वाले आते हैं। मूल अधिकार वाले में पार्ट में भी मिलान वाले प्रश्न हैं और डीपीएसपी वाले पार्ट में भी मिलान वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको एक तो 37 से लेकर 51 तक जो डीपीएसपी दिए गए हैं उनका आधी आधी लाइन ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे 40 पंचायतों का गठन करता है, 38 क्या करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। 41 में क्या दिया हुआ है? काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता। ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइनें इनकी अनुच्छेदों की याद करनी चाहिए। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1। दूसरी बात, कई शब्द भी पूछे जाते हैं, शब्दावली भी इस पार्ट में से पूछी जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि सवाल पूछ लेगा कि शासन के मूलभूत तत्व कौन से अनुच्छेद में कहा गया है नीति निर्देशक तत्व को? तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अवाद योग्य कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 37 में बताया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 38 बताता है। निःशुल्क विधिक सहायता कौन सा बताता है? 39A बताता है।
है ना। इस प्रकार के शब्द भी इस प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्राथमिक कर्तव्य कौन सा डीपीएसपी है, 47वां है। बाध्यता कौन सा डीपीएसपी है, 49 का है। तो इस प्रकार के शब्द भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी चाहिए। पहली तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी समिति बनी थी, कब बनी थी, वाद योग्य किसने बनाया, अवाद योग्य किसने बनाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का क्या कहाँ प्रभाव पड़ा, कौन से अनुच्छेद में क्या बात दी गई है। और फिर आपको दूसरी बात ये ध्यान में होनी चाहिए कि शब्दावली भी पता होनी चाहिए कि कौन सी शब्दावली कहाँ कौन से अनुच्छेद में दी गई है। मैं भी आपको जब बताऊंगा तो शब्दावलियाँ आपको 5-7 शब्दावलियाँ हैं तो वो बता दूंगा। तो अब देखते हैं अपन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 की। भाई अनुच्छेद 36 में तो क्या दिया हुआ है, परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा। और क्या दी गई है कि इस भाग में राज्य का मतलब वही है जो भाग 3 में राज्य का मतलब बताया गया है। इसका मतलब अनुच्छेद 36 में ये कहा गया है कि यहाँ पे राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में राज्य का अर्थ बताया गया है। लेकिन आपके सवाल आ जाए कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 करना है आपको। 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। यहाँ भी अनुच्छेद 12 का ही रेफरेंस दिया हुआ है। अनुच्छेद 37 में पहली बात लिखी हुई है कि इस भाग के तत्व अवाद योग्य होंगे, अवाद योग्य होंगे, या इस भाग के तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। पहली बात तो ये लिखी गई है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, परिवर्तनीय नहीं होंगे, जिसकी बात हमने पहले की थी प्रकृति में। दूसरी बात लिखी गई है कि इस भाग के तत्व शासन के, इस भाग के तत्व शासन में मूलभूत हैं। इस भाग के तत्व क्या हैं, शासन में मूलभूत हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस हैं, फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शासन के में मूलभूत तत्व कौन हैं, शासन में मूलभूत तत्व किसको कहा गया है, तो उत्तर है डीपीएसपी को कहा गया है। और कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है। यानी पहली बात तो होगी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात क्या है, शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस हैं। और तीसरी बात कही गई है कि राज्य के द्वारा विधि निर्माण में, राज्य के द्वारा विधि निर्माण में इनको लागू करवाना राज्य का कर्तव्य है। विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, यानी राज्य का कर्तव्य बताया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें अनुच्छेद 37 में बताई गई हैं। पहली, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में नहीं ले सकते। दूसरी बात है शासन में मूलभूत हैं। और तीसरी बात है कि विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करवाना राज्य का कर्तव्य है, यानी राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि जब भी राज्य विधि बनाएगा, जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा, जब भी कोई स्कीम बनाएगा, तो भाग 4 में दिए हुए तत्वों को वो लागू करवाने का प्रयास करेगा। ये बात अनुच्छेद 37 में कही गई है। तो 37 में 3 मुख्य बातें हैं। इसके बाद में देखो अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। अनुच्छेद 38 में 2 क्लोज हैं, अनुच्छेद 38(1) और अनुच्छेद 38(2). अनुच्छेद 38(2) को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। भाई एक बात ये भी ध्यान में रखनी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि 42वें के द्वारा कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए थे, 44वें के द्वारा कौन से जोड़े गए थे, 97वें के द्वारा कौन से जोड़े गए थे। भाई 42वें, 44वें और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ डीपीएसपी जोड़े गए थे, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, यहाँ भी मैं साथ साथ बता दूंगा। तो
तो ये भी आपको याद होने चाहिए। तो पहला 38(2)(44) के द्वारा जोड़ा गया था। पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 38(1) की। अनुच्छेद 38(1) में क्या प्रावधान किया गया, देखो। अनुच्छेद 38(1) सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने की बात करता है। अनुच्छेद 38 किसकी बात करता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, सोशल ऑर्डर का निर्माण करेगा, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना क्यों करेगा? ताकि लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात क्या दी गई है कि सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी? जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगी। सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, लेकिन सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी? जिसमें सामाजिक न्याय हो, जिसमें आर्थिक न्याय हो, जिसमें राजनीतिक न्याय हो। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ताकि लोगों के कल्याण को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के कल्याण में अभिवृद्धि की जा सके। इसमें भी 2-3 कीवर्ड हैं। एक तो राज्य सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा क्यों? ताकि लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। और कैसे करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से करेगा। तो आपको हमने बताया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी करते हैं। तो उसके चिन्ह हमें कहाँ दिखाई देते हैं? अनुच्छेद 38(1) में। क्योंकि यहाँ जो लोक कल्याण शब्द दिया गया है, इससे पता लगता है कि डीपीएसपी किसकी स्थापना करते हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। और 38(1) के द्वारा हमें किसका पता लगता है? अनुच्छेद 38(1) के द्वारा हमें डीपीएसपी के उद्देश्यों का और उनके सार का पता लगता है। उद्देश्य तो क्या हो गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और सार क्या है? सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। भाई, भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है वो शोषण वाली थी, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था को शोषण से मुक्त करवाने का काम किया जाएगा और उसको न्यायपूर्ण बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए भारत में सामाजिक व्यवस्था जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित होगी। तो तीनों कीवर्ड आपको ध्यान में रह जाएंगे। सामाजिक व्यवस्था क्यों? सामाजिक व्यवस्था क्यों निर्माण करेगा? क्योंकि लोक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। और कैसे करेगा? किसके माध्यम से करेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब होता है, एक तो समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। दूसरा, समाज के जो संसाधन हैं, जैसे भूमि हो गई, सेवाएं हो गई, पुरस्कार हो गए, संसाधन हो गए, इनका समाज में उचित बंटवारा होना चाहिए। यानी एक तो लोगों के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं हो, और दूसरा सामाजिक न्याय में क्या होता है? समाज के संसाधनों का उचित बंटवारा होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय बोलते हैं। दूसरा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है सब लोगों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने का मतलब सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन, ये चीज़ें सबको न्यूनतम प्राप्त हो जाएं ताकि वो अच्छा जीवन जी सकें। उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक न्याय। यानी आर्थिक कारणों से कोई व्यक्ति दूसरे के अधीन न रहे, उसको जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं वो तो पूरी मिल जाएं, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय किसको बोलते हैं? राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर मिल जाए। यानी वोट डालने का, एक व्यक्ति को एक वोट मिल जाए और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाए।
उसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक न्याय बोलते हैं। यानी हर व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर मिले, उसको राजनीतिक न्याय बोलते हैं। तो ये अनुच्छेद 38(1) में प्रावधान किया गया। 3 इसके कीवर्ड हैं। सामाजिक व्यवस्था, क्यों, लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, कैसे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 38(2) की। अनुच्छेद 38(2) में भी क्या प्रावधान किया गया है? 38(2) किसके माध्यम से जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 38(2) में क्या प्रावधान किए गए हैं? 38(2) में कहा गया है कि भाई राज्य 2 काम करेगा। एक काम तो करेगा, आय की असमानता कम करेगा, आय की असमानता कम करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा? प्रतिष्ठा, सुविधा, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता कम करेगा, अवसर की असमानता कम करेगा। किसके मध्य कम करेगा? भाई आय की असमानता कम तो करेगा, लेकिन किसके मध्य करेगा? एक तो व्यक्तियों के मध्य और दूसरा समूह के मध्य। यानी राज्य व्यक्ति और समूह के मध्य आय की असमानता कम करेगा, व्यक्ति और समूह के बीच में प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। क्या काम करेगा? इस असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, इस असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी आय की असमानता खत्म नहीं करेगा, खत्म हो भी नहीं सकती। सभी लोगों की जो आय होती है वो समान नहीं हो सकती, तो उसको तो कम करेगा विषमता को। और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। किसके बीच में करेगा? व्यक्तियों के आपस में बीच में और विभिन्न समूह के बीच में। तो इसमें भी 3 कीवर्ड हैं।